आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी। हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। ये एनसीईआरटी है। क्लास 10 का पहला चैप्टर संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। संसाधन का मतलब तो हम लोग समझ ही रहे हैं। संसाधन से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण कहते हैं किसको? हमारे चारों ओर जितने भी घिरी हुई आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी घिरी हुई आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जितने भी घिरी हुई आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में उपलब्ध इसी से निकल जाएगा, इसी चीज का परिभाषा निकल जाएगा कि पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु, पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। पर्यावरण उपलब्ध वह वस्तु जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण से ही इसका परिभाषा निकल जाता है संसाधन का, कि पर्यावरण हम लोग किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर घिरी हुई आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन हमारा अगर कहा जाए तो संसाधन दो प्रकार के मान लेंगे। अलग अलग आधार पर अलग है, लेकिन यहाँ जो है से संसाधन दो प्रकार मान लेंगे। एक जो है से प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो स्वतः उग जाते हैं, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध होता है, स्वतः उग जाते हैं, प्रकृति द्वारा उपलब्ध होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो मानव द्वारा निर्माण किया हुआ संसाधन को मानवीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध है लेकिन उसको मानव निर्माण करता है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका प्रकृति द्वारा दिया हुआ वस्तु से मानव निर्माण करता है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि जो है से प्रकृति दिया लेकिन उस भूमि का प्रयोग करके जैसे उसको उत्पादन कर रहा है, मिट्टी से तरह तरह का चीजें निर्माण कर रहा है, तो जो है से मानवीय संसाधन हुआ। हमारा धातु दिया, खनिज जो है से प्रकृति द्वारा उपलब्ध हुआ लेकिन उस खनिज से तरह तरह की वस्तुएं बना रहा है मानव, जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, ये मानवीय संसाधन है। और जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध हो रहा है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा स्वतः उग जाते हैं, प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है। अब अलग अलग आधार पर हमारा जो है से संसाधन है। जैसे पहला उत्पत्ति के आधार पर,
उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। थोड़ी सी परिभाषा को ध्यान से सुनना, 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन आ ही जाते हैं 10 क्लास में, और एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे कंपैरेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। वैसा संसाधन जिसका उत्पत्ति जैव मंडल से होती है, जीवों की मात्रा होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है, जिसमें जीव की मात्रा पाया जाता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है जीवाश्म मंडल से होती है और इसमें जीवों की मात्रा पाया जाता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को, इसकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है और ये निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव मंडल कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पत्थर का ढेर, ढेर सा एक पहाड़ बन जाएगा पत्थरों का ढेर से, तो ये जैसे अजैव संसाधन है। दूसरा हमारा आता है समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर एक आता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन, वैसी संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसी संसाधन जिसे एक बार प्रयोग किए तो दोबारा उसे उपयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग किए तो दोबारा प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है, और अगर लाया भी जाएगा तो काफी समय लग जाएगा, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसी संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन, और एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसको बनने में काफी समय लगता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। आज यदि धूप होगा तो सौर ऊर्जा प्राप्त होगा, अगर कल धूप नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला दिन धूप आएगा तो हमारा सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होगा। पवन ऊर्जा, आज हवा चली तो पवन ऊर्जा प्राप्त हुआ, कल यदि ना भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगली बार जैसे पवन ऊर्जा अगला दिन प्राप्त होगा। ये हमारा नवीकरणीय है। और इसमें जो है हमारा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अगर एक बार समाप्त हो गया तो उसको बनने में काफी समय लग जाता है, तो वह नवीकरणीय संसाधन आता है। तीसरा हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब तुम लोग समझ सकते हो, स्वामित्व मतलब होता है मालिक, स्वामित्व मतलब होता है मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हमारा सामुदायिक संसाधन, तीसरा हमारा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। पहला हुआ व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हमारा हुआ सामुदायिक संसाधन,
सामुदायिक संसाधन। तीसरा हमारा हुआ राष्ट्रीय, और चौथा हुआ अंतरराष्ट्रीय। स्वामित्व मतलब होता है मालिक, यानी वैसा संसाधन जिसका उत्पादन एवं वितरण या सारे साधनों पर जो है से किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसी संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसमें उत्पादन एवं वितरण यानी सभी साधनों पर जो है पूरे समूह का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें पूरे समूह का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका कानूनी तौर पर नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। एक कानूनी तौर पर नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करती है, यानी कानूनी तौर पर इनका नियंत्रण जो है से केंद्र सरकार के अंदर होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी जो है से तट रेखा से 200 किलोमीटर 200 एलएम क्षेत्र जो है से आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है, अपना देश के हित के लिए माना जाता है। 200 एलएम क्षेत्र जो है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है। आर्थिक अपवर्जक 200 एनएम क्षेत्र जो है से आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र माना जाता है, वह अपने देश के अंदर में होता है। चौथा हमारा है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी 4 प्रकार का हमारा होता है। विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा संभावी, दूसरा हमारा जो है से विकसित, तीसरा भंडार, और चौथा हमारा होता है संचित ठोस संसाधन। तो पहला इसमें होता है, पहला हमारा जो है से विकास के आधार पर है संभावी संसाधन, संभावी, दूसरा है विकसित, और तीसरा हमारा जो है भंडार है, और चौथा हमारा है, चौथा हमारा जो है वो है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावी संसाधन, वैसा संसाधन जिनका खोज हो चुका है लेकिन वर्तमान में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, भविष्य के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कहीं वहां खर्चा अगर ज्यादा है तो आने वाले समय में उसका जैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे कहते हैं संभावी संसाधन। वैसा संसाधन जिसका खोज हो चुका है लेकिन वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा लेकिन भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसका खोज भी हो चुका है और वर्तमान में प्रयोग भी हो रहा है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका प्रयोग खोज भी हो गया है और उसका प्रयोग भी हो रहा है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं।
और वैसा संसाधन जिसको प्रयोग तो कर ही रहे हैं लेकिन उसको भंडार करके भी रखते हैं ताकि समय आने पर जैसे प्रयोग में लाया जा सके। माने वैसा संसाधन जिसको प्रयोग के अलावा कुछ समय आने वाले पीढ़ी के लिए या आने वाले समय के लिए उसको भंडार करके रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। संभाव्य में जैसे हिमालय के तराई क्षेत्र में हिमालय का तराई में पेट्रोलियम का खोज हो चुका है लेकिन वर्तमान में अभी उसका निकाला नहीं गया है क्योंकि खर्चा ज्यादा है उसमें। अगर इधर से मिलना बंद हो जाएगा तो वहां से निकाला जाएगा। अब देखो संचित कोष संसाधन जो है एक ऐसा संसाधन है, संचित कोष संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसको भंडार करके रखा गया संसाधन को जब आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जाता है उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हमें भंडार करके रखें लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो ऑक्सीजन की भरपूर जरूरत होती है तो उस ऑक्सीजन को जो है उसको तत्काल दिया जाता है। तो उसी तरह से जैसे वर्तमान में तो प्रयोग कर ही रहा है लेकिन जो भंडार रखा हुआ है आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रयोग में लाया जाता है उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। अब हमारा जो है सारे आधार पर संसाधन खत्म हो गए। अगर भारत की बात कहा जाए तो ये हमारा भारत का जो है जो कुल भूभाग है, भारत का जो भूभाग है ये हमारा अगर कहा जाए भारत का भूभाग तो इसमें से जो है 43% जो है से मैदान है और 30% जो है से हमारा पहाड़ है और 27% जो है से पठार है। भारत का जो कुल भूभाग है उस कुल भूभाग में से 43% मैदान है, 30% पहाड़ है और 27% जो है पठार है। भारत का अगर कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल में से अगर कहा जाए तो मात्र 93%, इतना क्षेत्रफल में से 93% पर ही जो है हमारा भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल में से मात्र 93% की भूमि उपयोग का 93% पर ही 93% पर का भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। और भी भूमि जो है वो निम्नीकृत है। भारत का भूमि जो है निम्नीकृत है। निम्नीकृत कहने का मतलब है कि वो जो है निम्नीकृत कहने का मतलब उनकी आंकड़ा जो है बंजर भूमि का हो या किसी तरह से उस पर कोई भूमि का प्रयोग हो ही नहीं रहा है, भूमि का प्रयोग हो ही नहीं रहा है, तो वैसे भूमि को निम्नीकृत भूमि कहते हैं। और निम्नीकृत भूमि जो है ओवान के अंदर, ओवान में जो है से भूमि निम्नलिखित, ओवान में हमारा जो है 28% है और जल से जो निम्नलिखित है वो हमारा 56% है। जल से निम्नलिखित 56% है और वन से निम्नलिखित 28% है। इसका कहने का मतलब है कि 28% वनों के कारण जैसे निम्नलिखित है भूमि और 56% जल है, जल के कारण जैसे भारत का भूमि निम्नलिखित है। अब बाकी भूमि पर जैसे कृषि कार्य हो रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे मृदा की ओर।
आएंगे हम लोग आगे मिर्दा की ओर। अब मिर्दा तुम लोग जानवे करते हो, मिर्दा का निर्माण कैसे होता है, ये तो 7th क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं कि चट्टानों को टूटने फूटने से मिर्दा का निर्माण होता है। हम लोग शुरू में पढ़े थे पृथ्वी का जो है भौतिक विभाजन जब हो रहा था कंडीशन, तो हम लोग पढ़े थे वही समय हम लोग पढ़े थे कि जो पृथ्वी का जो भाग है, ऊपरी भाग जो है, इसी पर जो है से मृदा पाया जाता है। इसका होता है सीएल सीमा नीफे, बीच वाला का मेंटल कहते हैं, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो हमारा जो पृथ्वी का परत है, इसी परत पर जो है हमारा जो है मृदा पाया जाता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर ही मृदा पाया जाता है और चट्टानों को फूटने से मृदा का निर्माण होता है। लेकिन मृदा 6 प्रकार के होते हैं और अलग अलग इसका दृष्टिकोण हम लोग समझेंगे। जैसे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा जो बहकर जो मृदा आता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब एरो में 2 कंडीशन लग जाता है, एक खादर और एक बांगर, एक खादर और एक बांगर। अब खादर मृदा किसे कहते हैं और बांगर मृदा किसे कहते हैं? अगर नदी का जल आगे गया, नदी का बाढ़ आया तो उतना भूमि तक पहुंचा और फिर जो है से वहीं से लौट गया। अगर फिर दूसरा साल बाढ़ आया तो वहां तक नहीं जा पाया, आधे गया और आधे ऊंच वाला भूमि पर नहीं जा पाया, वहां से लौट आया। तो ऐसी भूमि को हम लोग जो है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नए जलोढ़ मृदा को खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यानी जहां हर साल बाढ़ जाती है, हर साल नया मृदा बनता है, पुराने मृदा को दहा कर ले जाता है, नया मृदा का लेप चढ़ा देता है, इसे खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। दूसरी मृदा आती है हमारा नदी जलोढ़ मृदा, जो ऐसे नदियों के किनारे जहां नदी है उसके आसपास क्षेत्रों में ही पाया जाता है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा बड़ा उपजाऊ होता है। दूसरी मृदा हमारा आता है काली मृदा। ये बेसाल चट्टानों के लावा निर्मित से इसका निर्माण होता है। यह मृदा दक्कन पठार के बेसाल चट्टानों से बना है। दक्कन पठार के बेसाल चट्टानों से ये लावा निर्मित पठार से बना है काली मृदा। काली मृदा जो है, काली मृदा को रेंगूर मृदा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेंगूर मृदा है और इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। कपासी मृदा भी कहते हैं क्योंकि यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। कपासी मृदा हमारा पश्चिमी भारत अगर कहा जाए तो ये वाला क्षेत्रों में जो है, यहाँ महाराष्ट्र गुजरात ये वाला क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है काली मृदा। तीसरा आता है हमारा लाल मृदा या पीली बोलो, लाल मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा। लाल मृदा या पीली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा। तो लाल मृदा किसे कहते हैं हम लोग? लाल मृदा दक्षिण पठार के दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलता है। लाल मृदा जो है दक्षिण पूर्वी भागों में मिलता है, इसका रंग लाल होता है। इसका रंग जो है लाल होता है, लेकिन रंग इसका लाल होता है, लेकिन इनका
इस मिट्टी पर ढेर ज्यादा समय तक अगर पानी जमा हुआ रहे, इस मृदा पर लंबे समय तक पानी जमा रहता है, जिस कारण इस मृदा का रंग हो जाता है पीला। आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथा पढ़ेंगे। चौथा हमारा है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा चौथा हमारा है लैटेराइट मृदा। और लैटेराइट मृदा का निर्माण जो है बड़ा ही उपयोगी जो है ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसका ईंटा बड़ा मजबूत होता है। ईंटा बड़ा मजबूत होता है। इसका जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदा जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है, इसका अगर अर्थ कहा जाए बउआ तो अर्थ होता है ईंट। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इसका शाब्दिक अर्थ जो है ईंट होता है। अगर और इनकी लैटेराइट मृदा जो है अम्लीय होता है। लैटेराइट मृदा जो है अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो है लैटेराइट मृदा अम्लीय होता है। और इसका पीएच वैल्यू अगर कहा जाए, पीएच मान तो 6 से कम होता है। इसका पीएच मान जो है 6 से कम होता है। पीएच मान जो है 6 से कम होता है। और इसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा। लैटेराइट मृदा में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में जो है चाय और कॉफी उगाया जाता है। इसमें चाय कॉफी। फिर इसके बाद हम लोग जो है पंचमा पढ़ेंगे। पंचमा हम लोग पढ़ेंगे जो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ज्यादातर राजस्थान, थार मरुस्थल क्षेत्रों में मिलता है। मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा जो है से एक बंजर की तरह बालू होते हैं यहाँ पे। और इस मृदा में कैक्टस वगैरह, कटीली झाड़ियां वगैरह ज्यादा उगते हैं। आगे है वन मृदा। अगला पढ़ेंगे हम लोग वन मृदा। वन मृदा हम लोग जो है इसे पढ़े हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वन मृदा का विकास होता है। और ये जो है से जहां पेड़ रहता है वहां पे ज्यादातर संभावना रहता है, जहां पेड़ पौधे हैं वहां की भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि वहां की भूमि जो है से उर्वरता ज्यादा होती है। वो ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। पत्ते जो है से गल सड़ के जो है से मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, अगर मिट्टी एक स्थानों से कटकर या बहकर दूसरे स्थानों पर चला जाता है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। एक आता है उत्खात भूमि। तो उत्खात भूमि कहते हैं किसको? वैसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। मृदा अपरदन कहने का मतलब एक स्थान से कट कर चला गया। उत्खात भूमि का मतलब होता है जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो।
वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उस भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। वैसा भूमि जो जोतने योग्य ना हो उसे उत्खात भूमि कहते हैं। इसी भूमि को चंबल घाटी में, उत्खात भूमि को चंबल घाटी में जो उत्खात भूमि है, इस भूमि को चंबल घाटी में हम लोग खंड भूमि कहते हैं। खंड भूमि। अब मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम लोग पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, जहां पहाड़ी ढलान भूमि है, ढलान वाले भूमि में सोपानी कृषि करते हैं। सोपानी कृषि, सोपानी कृषि बोलो चाहे सीढ़ीनुमा बोलो, वैसा कृषि जो ढलान भूमि पर किया जाता है सीढ़ीनुमा बनाकर। कहने का मतलब जैसे ई है इस तरह से कट के, फिर यहाँ से जैसे इस तरह से कट के बना हुआ है सीढ़ी, ऐसे ऐसे अगर ढलान बनी हुई है तो इसमें जो है पानी रुकता है, तो पूरा नीचे ढल जाएगा, उत्पादन होवे नहीं करेगा। तो ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ढलान वाले भूमि में कैसा खेती की जाती है, सोपानी कृषि की जाती है, सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है और एक समोच्च कृषि की जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है या ढाल वाला भूमि में, पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल भूमि, इसमें समोच्च कृषि की जाती है। इससे क्या होता है कि समोच्च कृषि जो है से पानी जो है से रुक पाता है। जहां पे एक कृषि किया था पट्टिका कृषि या पट्टी कृषि। पट्टी कृषि क्या था, पवन अपरदन को रोकता है। ये क्या करता है, पवन अपरदन को रोकता है। पवन अपरदन जो है, पवन अपरदन जो है अगर हवा तेज चला, मरुस्थल क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए देखने को मिलता है कि अगर ज्यादा तेज से हवा चला तो जैसे वहां पे जो है बहाव से बालू को दहा कर ले गया और ले जाकर दूसरी जगह जाकर जमा कर दिया, तो इस सिचुएशन से जो है पवन अपरदन हो जाता है। जिस पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि करते हैं, पट्टी कृषि या पट्टिका कृषि हम लोग पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में करते हैं। तो ये कंडीशन जो है बाबू संसाधन और विकास जो है, आज ये चैप्टर समाप्त हो गया और कल अगली क्लास हम लोग फिर अगला चैप्टर का करेंगे। इसी के साथ आप लोग लगातार बने रहें। आप लोग को लगातार जो है इसके आर्ट्स जीएस क्लास के माध्यम से आर्ट्स की सारी सब्जेक्ट एनसीईआरटी की, जो कि आपका मैट्रिक एग्जाम, 9th एग्जाम, 10th एग्जाम तो एक तो है, इसके अलावा भी एनसीईआरटी का महत्व, आप सीटेट एग्जाम निकालना चाहते हो या अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इस सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का क्लास है तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ।